झारखंड की 13 सीट और जम्मू कश्मीर की 15 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चली है और खासतौर से जम्मू कश्मीर में जिस लहजे में वह भी घाटी के इलाके में जिस तरीके से सुबह से ही भीड़ उमड़ी, उसने एक नई तरह की राजनीतिक स्थितियों को कम से कम इस चुनाव के दौर में लाकर खड़ा कर दिया है। और किश्तवाड़, बांदीपुरा, गांदरबल, ये 3 जगहों की आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर वोट बहुत तेज़ी से पड़ रहे हैं। सुबह 8 बजे से, ठंड की वजह से 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। और दूसरी तरफ झारखंड का इलाका जो है वहाँ सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग तय की गई है। लेकिन ख़ासतौर से बांदीपुरा के इलाके में जितनी बड़ी तादाद में महिलाओं की भीड़, बुजुर्गों की भीड़, युवाओं की भीड़ सुबह 6 बजे से ही लगातार लंबी लंबी कतारों में नज़र आने लगी, उसने एक नई दृष्टि के साथ इस चुनाव को कम से कम कश्मीर के मद्देनज़र लाकर सामने रखा है। दूसरी तरफ जम्मू का इलाका जो है वहाँ पर हमारे संवाददाता किश्तवाड़ में सज्जाद अहमद किचलू जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, उनसे बात हमारे संवाददाता ने की है, अश्वनी कुमार ने। अश्वनी, जरा बात कीजिए। जम्मू कश्मीर के गृह राज्य मंत्री सज्जाद अहमद किचलू जो है वो किश्तवाड़ से यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी के रूप में इलेक्शन लड़ रहे हैं और कड़ा मुकाबला चल रहा है। पहले 1 या 2 पार्टी का मुकाबला होता है, इस दफा काफी मुकाबला चल रहा है। एक वक्त था ये डोडा बदरवा किश्तवाड़ जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, ये 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस के पास जो है 5 सीटें थी। एक ही सीट जो थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी जो कि किश्तवाड़ से है। अभी हमारे साथ सज्जाद अहमद किचलू हमसे पूछे हैं, सज्जाद मुकाबला जबरदस्त है, तिकोना है, इस दफा एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की नहीं है, बीजेपी भी कितना खतरनाक है? नहीं, जहां तक किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी की यहाँ की बात है, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ हमारा मुकाबला जो है बीजेपी के साथ है। तिकोनी मुकाबला नहीं है, कांग्रेस और पीडीपी का इतना कोई पोटेंशियल यहाँ नहीं है। यहाँ मुकाबला है नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस बीजेपी। तो पहले ऐसे नहीं होता था, अभी क्या आपको लग रहा है कि पूरे 6 की सीटों पर आपको लग रहा है कि इस दफा बीजेपी भी कहीं फील्ड में आ रही है? नहीं, हमारा तो राइट फ्रॉम 77 से जब मेरे वालिद साहब इलेक्शन लड़ते थे तब से लेकर आज तक यहाँ जो है हमारा मुकाबला बीजेपी के साथ रहा है। तो क्या मुद्दे क्या है नॉर्वे जो लोगों के आपके सामने आए? मुद्दे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जो मुद्दे हैं वो विकास के हैं, डेवलपमेंट के हैं, तामीर और तरक्की के हैं। बीजेपी के पास एक ही मुद्दा है, डिवीजन का, कम्युनलिज्म का, और कुछ भी नहीं है। बीजेपी के पास एक ही मुद्दा है, हमारे पास विकास का मुद्दा है। लंबे तौर से सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस का साथ। उर्मिलेश जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस खासतौर से घाटी में लंबे वक्त में सरकार रही है और हमने पहली बार नहीं, कम से कम पिछले चुनाव में भी देखा था, शेख साहब की तस्वीर लगा दी जाती है और खुद उमर अब्दुल्ला ने शेख साहब की इस बार सीट छोड़ दी और वो नई सीट पे चले गए। 2 जगहों से लड़ रहे हैं, भिरवा और तो सवाल हमारा हर जहन में एक सवाल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी ज़मीन खो रही है या एक नए तरीके का वैक्यूम पॉलिटिकल तौर पे कश्मीर के भीतर पैदा हो रहा है जिसमें बीजेपी घुसना चाह रही है? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक वैक्यूम है और वो वैक्यूम ये है कि पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस जब केवल हुआ करती थी, पीडीपी नहीं थी, उस वक्त भी एक ऑल इंडिया पार्टी के रूप में कांग्रेस मौजूद थी। कांग्रेस पहले से बहुत कमज़ोर हुई है पूरे जम्मू कश्मीर में, सिर्फ जम्मू में नहीं, सिर्फ लद्दाख में नहीं, कश्मीर वैली में भी कमज़ोर हुई है। और यही कारण है कि बीजेपी को जम्मू और लद्दाख के अलावा लद्दाख में बीजेपी को बाई चांस समर्थन मिला है, अपने बल पर नहीं मिला है, अपने काम के बल पर नहीं मिला है। क्योंकि यूनियन टेरिटरी फ्रंट जो था लद्दाख का, वो पूरा का पूरा फ्रंट जो बना था नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के खिलाफ, फारूक अब्दुल्ला की सरकार के खिलाफ उस समय की, वो पूरा का पूरा फ्रंट ही थुपसेन शेवांग के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। और थोड़ा एक सेक्टेरियनिज्म था भी उनके अंदर, क्योंकि करगिल में और लेह दोनों इलाकों में उनको जूझना पड़ता था एक खास ढंग के लोगों से। लेकिन वैली में कांग्रेस जो एक समय मजबूत हुआ करती थी वो धीरे धीरे कमजोर हुई है और बीजेपी वही चाहती है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि 370 के मसले को उस शिद्दत के साथ उठाने की बात वो अभी नहीं कर रहे हैं, जानबूझकर एक टैक्टिकल पोजीशन ले रहे हैं। और यही कारण है कि वो चाहते हैं कि एक अलग किस्म की भाजपा कश्मीर के लिए हो और जम्मू के लिए अलग
किस्म की भाजपा हो, लद्दाख के लिए भी थोड़ी अलग, ये तीनों क्षेत्रों में अलग अलग किस्म की भाजपा। ये मायने रखता है, 3 क्षेत्रों में 3 अलग अलग तरीके से ये मायने नहीं रखता। ये बहुत ही एक तरह से ढोंग है, एक तरह का ऐसा ढोंग है जो 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 मैं समझता हूं कोई भी कॉन्शियस जो समझदार जो नागरिक होगा या मतदाता होगा वो समझेगा इस बात को। लेकिन आप जानते हैं कि राजनीतिक चेतना का स्तर हमारे देश में और जम्मू कश्मीर उसका अपवाद नहीं है किस तरह का है, तो कई जगह क्लिक कर जाती हैं ये चीज़ें। लेकिन एक चीज़ जरूर मैं जोड़ूंगा, आपके संवाददाता अभी कह रहे थे किश्तवाड़ के बारे में, सज्जाद किचलू का वो इंटरव्यू कर रहे थे। ये किचलू साहब मैं बता दूंगा आपके दर्शकों के लिए, ये वही व्यक्ति हैं जो गृह राज्य मंत्री के तौर पे पहले भी थे। अगस्त 2013 में जब किश्तवाड़ में दंगे हुए थे, किश्तवाड़ एक ऐसा कस्बा है जहां जो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां ये दोनों समुदायों की लगभग आबादी एक है, बराबर है, आधा आधा। वहां पर दंगा हुआ। दंगा बहुत साधारण मामले को लेकर हुआ था। एक जुलूस जा रहा था एक समाज के लोगों का, उस पर 2-4 मोटरसाइकिल पर बैठे लड़के आए, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और दंगे में वो तब्दील हो गया। गृह राज्य मंत्री वहीं थे, कलेक्टर वहीं थे, मीटिंग हुई, उनको गेस्ट हाउस में बंद कर दिया गया। एक तरह से चारों ओर से भीड़ आ गई और कुल मिलाकर उन पर गंभीर आरोप लगे कि साहब इन्होंने कुछ नहीं किया, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में जब कमीशन की एक कमीशन बना, उसकी अंतरिम रिपोर्ट आई, तब फिर उनको वहाँ लाया गया। और किश्तवाड़ आप याद करें 2013 के अगस्त महीने में दंगा हुआ, उसके बाद 2014 में लोकसभा चुनाव की समा बंधने लगी और उसमें भरपूर फायदा उठाया एक पार्टी विशेष ने। और आप देख रहे हैं कि जम्मू की सीटें तीनों जो हैं उसके खाते में गई। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लगता है, चाहे मुजफ्फरनगर का इशू हो या कहीं का भी, हम इसको चुनाव से पहले कई बार इस तरह का ध्रुवीकरण वो करती है। हम इसको आगे बढ़ाएं। किचलू के खिलाफ हालांकि पीडीपी के फिरदौस टाक और कांग्रेस के नेकराम और सुनील शर्मा बीजेपी के हैं, लेकिन इसके बाद दूसरी स्थिति आलोक जी जिसका जिक्र उमलेश जी ने किया है, किश्तवाड़ में ही प्रधानमंत्री मोदी की सभा हुई। प्रधानमंत्री मोदी पहले 2 राउंड में 6 तारीख को जाना है, अब उन्हें तय किया है कि अनंतनाग में सभा करेंगे। एक और 2 जगह वो चुन रहे हैं कि किस 2 जगह पे सभा करेंगे। वो कौन सी वजह है कि घाटी में उनकी सभा नहीं हो रही है? प्राइम मिनिस्टर क्यों बच रहे हैं घाटी में? देखिए, एक तो उस तरह का कहीं वो भीड़ आएगी या नहीं आएगी, उसको कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है। दूसरा आप देखिए कि पुरानी स्ट्रेटजी, मैं थोड़ा सा आगे जोड़ूंगा कि कांग्रेस ने जिन बैसाखियों का सहारा लिया उसके बाद वो खुद ही ज़मीन पर आ गई। बीजेपी जिन बैसाखियों का सहारा लेती है उसके बाद वो खुद सत्ता में आ जाती है। एक मैसेज बार बार बीजेपी ये भी दे रही है। आपको याद है उत्तर प्रदेश में एक समय में पिछले इससे पहले वाले चुनाव में आया था कि मुलायम सिंह और बीजेपी में कुछ हो सकता है, आपस में मिल सकते हैं। ऐसे ही पीडीपी के लिए जो बार बार ये प्रचार है या कुछ और जो ऐसे छोटे दल हैं, तो मोदी जी ये भी दिखाना चाहते हैं कि भाई आप सत्ता में वहाँ आ जाइए, हम आपके साथ रहेंगे। और ये लोगों में भी मैसेज जाता है, तो उसका फ़ायदा ये बीजेपी उठाना चाहती है। सत्ता में आए, हमारा मुख्यमंत्री भी हो, और ये सब बैसाखियाँ बाद में तो बैसाखियों को तोड़कर फेंकने में बहुत आसान है, ये बीजेपी उस मामले में सक्षम होती है। कांग्रेस उस पर सक्षम नहीं, पूरी तरह विफल रही। ये एक चाल है जिसकी वजह से बीजेपी का टारगेट, ये देखिए कितना पूरा होगा ये आप और हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन उनका तरीका ये है कि उन छोटे दलों के साथ भी, चाहे वो पीडीपी हो चाहे वो पीपुल्स कॉन्फ्रेंस हो, उन सबको ये प्रलोभन थोड़ा सा अभी से दिया जा रहा है कुछ इंडिपेंडेंट के साथ देख करके कि किसी तरह से हम आपको राज करने देंगे, और सही माने में राज बीजेपी ही वहाँ करना चाहती है। लेकिन इसमें एक लाइन मैं जोड़ूंगा। देखिए, पीडीपी आज की तारीख में कश्मीर की एक बड़ी ताकत है, वो छोटा दल नहीं है। और दूसरा कि कुल मिलाकर बीजेपी की कोशिश जो मुझे दिख रही है इस वक्त, वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस या इस तरह के छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं, जो इंडिपेंडेंट्स हैं, उनके सहारे कश्मीर में अपनी पैठ बनाना। क्योंकि पीडीपी 370 का मसला हो या कम्युनलाइजेशन का मसला हो, पोलराइजेशन का मसला हो, उसमें अगर बीजेपी के साथ कहीं भी दिखती नजर आएगी तो मैं समझता हूं कि पीडीपी के लिए बहुत महंगा होगा। और आलोक जी आप जानते हैं, चुनाव भी जानते हैं, 2002 के चुनाव में कांग्रेस पीडीपी बिल्कुल आमने सामने थी, लेकिन जब चुनाव का नतीजा आया तो कांग्रेस और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई। आप पीडीपी का जिक्र कर रहे हैं, वो कौन सी वजह है जो स्ट्रेटजिकली मिशन 44 मिशन 50 हो गया? बीजेपी ने ये क्यों अचानक ये सोच लिया कि मिशन 44 से शुरुआत की थी, अब मिशन 50 के जिक्र करने लगे? नहीं, मुझे ये बार बार लग रहा है कि देखिए, अगर जम्मू कश्मीर में बीजेपी को अपनी सरकार या अपने समर्थन की सरकार बनानी है तो जाहिर है जम्मू में, लद्दाख में उसको अच्छी सीटें मिलती नजर आ रही हैं। और वो तब तक सरकार नहीं बना पाएगी, तब तक वहाँ सरकार में बड़ा स्टेक होल्डर नहीं होगी
जब तक कि पीडीपी या इस तरह की कोई ताकत उसके साथ ना आवे। लेकिन क्या यही यक्ष प्रश्न है जम्मू कश्मीर के इस चुनाव का कि क्या पीडीपी ये जोखिम लेगी कि वो बीजेपी के साथ खुलकर जाए? देखिए, मुश्किल है, परोक्ष जाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये मुश्किल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जा सकती है, पीडीपी कॉन्फ्रेंस केंद्र में रह चुकी है, वो जा सकती है। शुजाउल हमारे साथ सोनावारी से जुड़े हैं। शुजाउल, क्या स्थिति है? और सुबह से हम लगातार जिस रूप में देख पा रहे हैं कि बड़ी तादाद में वोटरों का पहुंचना, आप सोनावारी में मौजूद हैं इस वक्त, और कितनी तेजी रफ्तार से वहां पर वोटिंग हो रही है और लोगों के जहन में अब क्या है? जी प्रसून, जैसा आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, लगातार लोगों की भीड़ उमड़ती शुरू हो रही है। हर तरफ से जिस गांव से हम होके आए हैं अभी, हर तरफ से लोग निकल रहे हैं अपने घरों से और पोलिंग बूथ पे जमा हो रहे हैं। ये दूसरा पोलिंग बूथ है जहां हम पहुंचे हैं सोनावारी के इलाके में, और देखिए खुद ही अपने आप इन विजुअल्स में आप देख सकते हैं किस तरीके से बुजुर्ग, नौजवान और महिलाएं लगातार यहाँ लाइंस में लगे हुए हैं और अपनी मतदान का इंतजार कर रहे हैं। इस बात को आप एक और चीज से भी देख सकते हैं कि ये जो इलाका है सोनावारी का इलाका, यहाँ के जो एमएलए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए और काफी कद्दावर एमएलए माने जाते थे, लेकिन इस वक्त जो आप देख सकते हैं इस मूड से जिससे भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक ही चीज उनके दिमाग में, एक ही चीज उनके मन में है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जो सिस्टम है उसमें कोई बदलाव चाहिए। लोगों को नौकरियां चाहिए, लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। यही सब चीजें इन सब लोगों के दिमाग में, जिससे भी अभी तक हमने बात की, बस इन्हीं सब मुद्दों पे वो आगे आए हैं और इन्हीं सब मुद्दों को लेके ही मतदान कर रहे हैं। आलोक जी, ये नज़ारा जो हम देख पा रहे हैं, और ये बता दें जैसे सोनावारी में उमर अब्दुल्ला सरकार के हायर एजुकेशन मिनिस्टर जो थे अकबर लोन, वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ यासिर रशीद, बड़े रईस आदमी हैं पीडीपी के यासिर रशीद साहब, 15 करोड़ संपत्ति दिखाई। लेकिन ये मैसेज जो है, जो हमारे रिपोर्टर भी जानकारी दे रहे हैं शुजाउल हक, कि लोगों को क्या चाहिए? बिल्कुल, वो जो न्यूनतम जिसको कहना चाहिए, आप सड़क, पानी, बिजली और साथ में रोजगार। देखिए, जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ औद्योगिकरण जितने बड़े पैमाने पर होना चाहिए था। ठीक है, पर्यावरण की दृष्टि से भी कई समस्याएं वहाँ रही हैं, मतलब लोगों को अनुमति मिले न मिले, लेकिन वहाँ रोजगार का सबसे बड़ा संकट है। और जो भी जिसको कहते हैं अतिवादी यदि वहाँ पर बढ़ते हैं, उसका फ़ायदा इसी बात से उठाते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी अपेक्षा जो भीड़ जा रही है, और ये सचमुच में बहुत उत्साहजनक है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, लोग जाएं, अपने उम्मीदवार को बनाएं और उसके बाद उसको प्रेशर डालें कि ये काम उसको करना होगा। ये मुझे लगता है जवाबदेही के साथ दबाव होगा। और उमेश, ये जम्मू कश्मीर का वो इलाका जहां दुनिया में सबसे ज्यादा मिलिटराइजेशन कहीं पर है, वो इस इलाके में इस वक्त चुनाव हो रहे हैं। बिल्कुल सही है। मैसेज कितना बड़ा है? ये बहुत बड़ी एक खुशगवार खबर है जमहूरियत के लिए, और जमहूरियत से ज़्यादा मुझे ये भी लगता है कि जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की जो राजनीति है वो काफ़ी कमज़ोर हुई है, अलग थलग हुई है। तो ये केवल महज बिजली, पानी, सड़क या प्रशासन का मामला नहीं है, कहीं ना कहीं उनका असर कम हुआ है, क्योंकि पहले जिस तरह के अलगाववादी नेता थे, जो उनकी राजनीति का जो कंटेंट था, उसमें भी कहीं ना कहीं कमजोरी आई है। सबको कंप्रोमाइज करते हुए लोगों ने देखा है, सबको देखा है लोगों ने कि कैसे दिल्ली के एक निर्देश या एक पहल पर कैसे लोग इधर से उधर हो जाते हैं, कैसे फूट पड़ जाती है संगठनों में। 2008 से लेकर 2010 के दौर में जिस तरह अलगाववादी एक्सपोज हुए हैं अपने निजी जीवन में, उसका भी शायद असर है। और दूसरी बात प्रसून, बिल्कुल अंत में मैं ये कहूँगा कि वह दौर भी हमने देखा है जब अलगाववाद बहुत स्ट्रांग था वैली में, तब भी लोग वोट देते थे। 43%, 44% वोट पड़े थे। लोगों ने कहा आर्मी ने करवा दिया, सीआरपीएफ ने करवा दिया, लेकिन वो हर जगह सच नहीं था। उस समय मुझे लगता है लोगों में, और आज भी है, कि लोग सोचते हैं कि अलगाववाद अलग है, आज़ादी का मसला अलग है, आज़ादी का मसला अलग है, लेकिन हमें अच्छा शासन भी चाहिए जो बाढ़ में हमें बचा सके, हमें अच्छा सिंचाई भी चाहिए, अच्छी खाद भी चाहिए, हमारे स्कूल भी ठीक से चलें। तो ये जो मसला है लोकल गवर्नेंस का, मुझे लगता है वो भी पहली बार उभर के सामने आ रहा है। शुजाउल, इससे पहले हम अशरफ से बात कर रहे थे, अशरफ ने कुछ लोगों से जब बातचीत की तो एक शख्स ने कहा हम सुबह इसलिए आ गए हैं क्योंकि हमें काम पे भी जाना है। सवाल यही है कि क्या वहाँ की जिंदगी चुनाव के दिन रुक गई है, ठहर गई है, चुनाव देने के लिए ही सिमट गई है, या फिर लोग यहाँ से निकलकर फिर दोबारा उसी अपने काम में लगेंगे, खेत में जाएंगे या जो भी काम मजदूरी कर रहे हैं उस दिशा में बढ़ेंगे, दुकान पे जाएंगे? क्या है स्थिति?
जी प्रसून, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जब जो चुनाव हो रहे हैं, दो चीज़ें जो फैक्टर हैं तो अभी भी यहाँ के लोगों के दिमाग में, एक तो ये कि जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, गिलानी फैक्शन है, उन्होंने एक कॉल दी है, खासकर इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में हड़ताल की कॉल है। तो जहाँ तक काम काज की बात है, कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ेगा वो, और इन लोगों के दिमाग में वो भी है। कुछ लोगों से जहाँ हमने बात की, उन्होंने कहा कि हाँ खेत में जाना है, लेकिन किसी को अगर नौकरी पे जाना होता तो वो आज नहीं जा पाएगा क्योंकि हड़ताल की कॉल दी गई है। और दूसरी बात ये भी है, कल रात को ही कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने फिर से थ्रेट्स दी हैं, वार्निंग्स दी थी लोगों को, लेकिन उन सब वार्निंग्स के बावजूद भी ये लोग यहाँ आए हैं, अपना मतदान कर रहे हैं। काफी सारे लोगों के दिमाग में ये भी है कि जल्दी से काम हो जाएगा, उसके बाद हम अपने दूसरे कामों के आगे निकल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ है कि इन सब फैक्टर्स के बावजूद लोग अपने घरों से निकले और इतनी तादाद में निकले हैं। एक बात मैं आपको फिर से बता दूं कि हमने काफी इलेक्शंस कवर किए हैं जम्मू कश्मीर में। इस बार एक जो अलग चीज दिखाई दे रही है कि पहले इलेक्शन चुनाव में लोग बहुत ही डरे हुए होते थे, सहमे हुए होते थे, कैमरास के सामने नहीं आते थे। अब की बार आके देखिए, ये लोग कैमरा के सामने आते हैं, बात करते हैं, आपसे मुलाकात करने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि आप उनको कैमरा में दिखाओ कि वो मतदान करने आए हैं और मतदान किसी वजह से करने आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये एक चीज है जो देखने लायक है। चलिए सुझाव हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन वाकई